India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है जिसमें शिक्षकों के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी योग्यता अनिवार्य करने के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है। फैसले में कहा गया था कि 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी 2 साल के भीतर टीईटी योग्यता हासिल करनी होगी अगर उनके पास 5 साल से अधिक की सेवा बची। राज्य सरकार का तर्क है कि टीईटी अनिवार्यता केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होती है, न कि उन शिक्षकों पर जो पहले से ही नियुक्त थे। सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की व्याख्या को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों को अधिनियम लागू होने के 5 साल के भीतर टीईटी योग्यता हासिल करनी होगी। धारा 23 भाग 1 भविष्य की नियुक्तियों के लिए है, जबकि धारा 23 भाग 2 प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के मामले में न्यूनतम योग्यता में अस्थायी छूट की अनुमति देती है। अगर फैसले को लागू किया जाता है तो हजारों शिक्षकों की पूर्वव्यापी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उन्हें किया जा सकता है यदि ये लागू होता है तो, जो विधायी मंशा और सेवा कानून के सिद्धांतों के विपरीत होगा। तमिलनाडु में लगभग 4,49,850 शिक्षक हैं, जिनमें से 3,90,458 टेट योग्य यानी टीईटी योग्य नहीं है। फैसले के लागू होने से पूरे शिक्षा तंत्र को खतरा हो सकता है। ऐसा संभव है और लाखों बच्चों को कक्षा में शिक्षा से वंचित होना पड़ सकता है, जो अनुच्छेद 21A का उल्लंघन होगा। सरकार ने आनुपातिकता के सिद्धांत का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि पूर्व 2010 के नियुक्तियों पर टीईटी को लागू करना स्पष्ट रूप से अनुपातहीन है। इसके बजाय कम दखल देने वाले विकल्प जैसे कि सेवा में प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स और ब्रीजिंग प्रोग्राम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, बिना आजीविका को अस्थिर किए या शिक्षा वितरण को बाधित किए। समीक्षा याचिका में अदालत ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि टीईटी की अनिवार्यता केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद की नियुक्तियों पर लागू होती है, न कि उन शिक्षकों पर जो पहले से ही सेवा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गृह मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि वह अपहृत या तस्करी के लिए किए गए बच्चों का पता लगाने के लिए एक साझा समर्पित पोर्टल विस्थापित करें। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है, जो पोर्टल के माध्यम से संभव हो सकती है, जिसमें एक समर्पित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके मद्देनजर कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को सरकार से इस सुझाव पर निर्देश लेने की अनुमति दी। एक बेंच जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे,
ने यह आदेश एक जनहित याचिका में दिया, जिसमें उन बच्चों की दशा उजागर की गई जो कई राज्यों में काम करने वाले संगठित तस्करी नेटवर्क के शिकार हैं। बेंच ने गृह मंत्रालय को एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने का सुझाव दिया और यह स्वीकार किया कि अपहरित या तस्करी किए गए बच्चों का पता लगाने, उन्हें उनके माता पिता तक वापस पहुंचाने और बहाल करने में एक प्रमुख कठिनाई अपराध के व्यापक नेटवर्क के कारण होती है। यह अपराध देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समर्पित पोर्टल जांच की रणनीति बनाने और उसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा, क्योंकि वर्तमान में पुलिस के बीच समन्वय की कमी है। कोर्ट ने कहा, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुम हुए बच्चों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित लौटाने के लिए जिम्मेदार पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय और नेटवर्क की कमी है। परिणाम स्वरूप अवैध तस्करी और अन्य अवैध कारणों से अपहरित बच्चों की समय पर बरामदगी नहीं हो पाती या कभी कभी बिल्कुल नहीं हो पाती और जांच में देरी होती है। कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य से एक समर्पित अधिकारी को पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करने और सूचनाओं का प्रसार करने का प्रभारी बनाया जा सकता है, जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों द्वारा देखा जा सके। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को करेगा। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में मुख्य पुजारियों के चयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस टी.आर. रामचंद्रन नायर को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। यह निर्णय न्यायालय के द्वारा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। जस्टिस टी.आर. रामचंद्रन नायर की नियुक्ति के साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि किसी भी उम्मीदवार को अनुचित लाभ न मिले। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि साक्षात्कार के दौरान दिए गए अंकों को बॉल पॉइंट पेन से ही लिखा जाए और इन अंकों की पुष्टि पर्यवेक्षक द्वारा की जाए। चयन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और सीडी, अंक पत्र और उम्मीदवारों की लघु सूची को सील बंद लिफाफे में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अंतिम लॉटरी ड्रॉ तभी होगा जब न्यायालय इन सामग्रियों की समीक्षा कर लेगा और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर विचार कर लेगा। परंपरा के अनुसार पंडालम शाही परिवार के एक युवा लड़के और लड़की को क्रमशः सबरीमाला और मल्लिकापुरम मंदिरों के लिए लॉटरी ड्रॉ करने के लिए चुना जाएगा। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चयन समिति ने और उसके सभी सदस्यों को त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड के प्रधान कार्यालय में अग्रिम रूप से उपस्थित होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन प्रक्रिया न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा है कि नागार्जुन का नाम, छवि, समानता और व्यक्तित्व
अद्वितीय विशिष्टता रखते हैं और किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा इनका अनधिकृत उपयोग करने से आम जनता में भ्रम और धोखाधड़ी हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का शोषण न केवल आर्थिक हितों को बल्कि जीने के सम्मान को भी खतरे में डालता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अभिनेता नागार्जुन के नाम, आवाज, इमेज, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी दूसरी चीजों के उनके सहमति के बिना हो रहे कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाई। साथ ही हाईकोर्ट ने नागार्जुन की याचिका में पक्षकार बनाई गई विभिन्न वेबसाइट को उनके नाम, इमेज और व्यक्तित्व से जुड़ी दूसरी चीजों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, फेस मॉर्फिंग जैसी किसी नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। कोर्ट ने सभी वेबसाइट को 72 घंटे में याचिका में दिए गए सभी URL लिंक को हटाने, ब्लॉक करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी के पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल न केवल उनके आर्थिक हितों को प्रभावित करता है बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ जीने के अधिकार का भी हनन करता है। इस केस में नागार्जुन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। उनके चाहने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। अगर उनके नाम, पसंद, आवाज का कमर्शियल इस्तेमाल होता है तो इससे बड़ी संख्या में भ्रम की स्थिति ही बनेगी। किसी भी तीसरे पक्ष को नागार्जुन के नाम, छवि या व्यक्तित्व के किसी भी पहलू का उपयोग करने से रोका गया। उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। नागार्जुन की चिंताएं थी कि उनकी छवि का अनाधिकृत उपयोग सोशल मीडिया और उत्पादों में किया जा रहा था। AI जनित सामग्री जो उनकी छवि का उपयोग करती है वह उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 39 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक पूर्व सरकारी कर्मचारी को 100 रुपए की रिश्वत के आरोप से बरी कर दिया है। कर्मचारी पर आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता से उसके बकाया वेतन के बिल को मंजूरी देने के लिए 100 रुपए की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने एक जाल बिछाया और कर्मचारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया और यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष मांग और स्वीकृति को साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने माना कि केवल दागी नोटों की बरामदगी से अपराध साबित नहीं होता है, मांग और स्वीकृति के ठोस सबूत के बिना। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं किया और यह साबित नहीं हुआ कि कर्मचारी ने स्वेच्छा से रिश्वत स्वीकार की थी। रिश्वत के अपराध के लिए मांग और स्वीकृति दोनों को साबित करना आवश्यक है। शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास पाया गया, जिसके अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया। स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर हो गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य मांग और स्वीकृति को साबित करने में विफल रहे, जिससे आरोपित को बरी करना उचित था। यह मामला रिश्वत के अपराध में मांग और स्वीकृति को साबित करने के महत्व को रेखांकित करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को शैक्षणिक कार्यों के लिए एम्स्टर्डम और यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी ने अपनी याचिका वापस ली।
जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीत सिंह भोसले की खंडपीठ ने तेलतुंबड़े को अनुमति देने के खिलाफ अपना विचार व्यक्त करते हुए उनसे वर्चुअल लेक्चरर देने पर विचार करने को कहा। जस्टिस गडकरी ने शुरुआत में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा तेलतुंबड़े की याचिका पर उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान देते हुए टिप्पणी की, या तो वर्चुअल व्याख्यान दें या न जाएं। हालांकि सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने जजों से इस तथ्य पर विचार करने का आग्रह किया कि उनके मुवक्किल केवल व्याख्यान ही नहीं देंगे बल्कि विभिन्न यूनिवर्सिटी में सेमिनार भी आयोजित करेंगे। एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे स्पेशल वकील चिंतन शाह ने बताया कि एजेंसी को आशंका है कि तेलतुंबड़े फरार हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी बात पर गौर करते हुए जस्टिस गडकरी ने देसाई से कहा, वर्तमान परिस्थिति यह है कि बरी करने की अर्जी खारिज कर दी गई है, इसलिए यह आशंका है, हम ऐसा करने के इच्छुक नहीं। पीठ के संतुष्ट न होने पर देसाई ने जजों से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। उन्हें अनुमति दी गई। तेलतुंबड़े ने एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी, नॉटिंघम, ट्रेंट यूनिवर्सिटी और अन्य द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका में कहा गया कि वह 1 अप्रैल को एम्स्टर्डम और फिर 1 मई को यूके जाना चाहते थे और फिर 21 मई को मुंबई लौट आते। उनकी याचिका के अनुसार एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के मानविकी संकाय ने उनकी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्वता और विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें विजिटिंग स्कॉलर के रूप में चुना था। इस संबंध में एनआईए ने कहा कि भले ही तेलतुंबड़े की पुस्तकों को नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम सहित अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली होगी, फिर भी यह जांच का विषय है और सक्षम प्राधिकारी से इसकी पुष्टि आवश्यक है कि क्या तेलतुंबड़े को 14 अप्रैल से 15 मई 2025 तक लेक्चर देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से वार करके हत्या के प्रयास के आरोपी 2 लोगों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और कहा कि हत्या के इरादे के बिना शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट पहुंचाना भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत नहीं आता। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने कहा, अपीलकर्ताओं और अभियुक्तों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। विवाद अचानक हुआ। विवाद बहुत मामूली था, इसलिए किसी कठोर और कुंद वस्तु से वार करने के पीछे हत्या का इरादा नहीं हो सकता। लकड़ी का लट्ठा या लाठी घातक हथियार नहीं है, इसलिए केवल महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाई गई। हालांकि यह हत्या के इरादे से नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपित फैसले के पैरा 87 से 100 के चोटों और आईपीसी की धारा 325 के तहत दोष सिद्धि पर सही ढंग से चर्चा की। इसलिए हमें आरोपों और सजा में वृद्धि के लिए इस अपील को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता। 27 दिसंबर 2018 को अधिकारियों ने फाइनल रिपोर्ट दायर की और सेशन कोर्ट ने जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा धारा 323, गंभीर चोट पहुंचाने की सजा धारा 325 के तहत आरोप तय किया और दोष सिद्धि का आदेश पारित किया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोपियों को बरी कर दिया। पीड़ित पक्षकारों ने आरोपों में वृद्धि की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह दावा किया गया कि पड़ोसियों ने जान से मारने के इरादे से हमला किया और पिता और भाई के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से वार किया, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अभियुक्त को धारा 307 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए, न कि धारा 325 के तहत। घायल पक्ष की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करते हुए अदालत ने पाया कि कोई सक्रिय सर्जरी नहीं की गई और पार्श्विका में एक छोटा सा घाव, बाएं टेम्पोरल में एक छोटा सा घाव और मॉस्टोइड हड्डी में फ्रैक्चर है। अदालत ने कहा कि डॉक्टर ने अपनी गवाही में कहा कि पिता को लगी सिर की चोट सामान्य है। इसके साथ ही अदालत ने अपील खारिज कर दी। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.